नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत में बनेगा आलू पर रिसर्च के लिए वैश्विक संस्थान। आलू के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत। नई किस्मों को तैयार करने पर होगा काम। अफ्रीका में भी अल नीनो हावी। लेक करीबा के वाटर लेवल में आई कमी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है करीबा। और पतंजलि केस में आईएमए को भी फटकार। पतंजलि मामले में याचिका करता है आईएमए। मिसलीडिंग एड के चलते हुआ है केस। आइए खबरों की शुरुआत करें। वैश्विक स्तर पर भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल पेरू स्थित सीआईपी यानी इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर भारत के आगरा में स्थापित होने जा रहा है। यह सेंटर सीआईपी सार्क यानी सीआईपी साउथ एशिया रीजनल सेंटर नाम से स्थापित किया जाएगा। सीआईपी आलू और शकरकंद के लिए एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत में रीजनल सेंटर बनने से न केवल भारत के आलू किसानों को फायदा होगा, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थित दूसरे देश के किसानों को भी फायदा मिलेगा। इस सेंटर को लेकर भारत और पेरू के बीच वार्ता हो चुकी है। बस यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक औपचारिक समझौता होने की देर है। अब सवाल है कि यूनियन कैबिनेट मंजूरी कब देगी। देखिए, ऐसे निर्णयों में एक पूरी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसके बाद ही चीजें अपने अंतिम रूप में सामने आती हैं। इस मामले में आलू के लिए रीजनल सेंटर स्थापित होना है। आलू खेती किसानी का मामला है, तो इसके लिए प्रस्ताव कृषि मंत्रालय की तरफ से सीईई यानी कमिटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को भेजा गया है। सीईई की अध्यक्षता एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी यानी व्यय सचिव के द्वारा की जाती है। सीईई की क्लियरेंस मिलने के बाद यह मामला यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा। यूनियन कैबिनेट की अंतिम मंजूरी के बाद यह सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। यह अंतिम मंजूरी 4 जून के बाद नई गठित सरकार के द्वारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रोजेक्ट की लागत $20 मिलियन के करीब आंकी गई है, जिसमें भारत की तरफ से $13 मिलियन और बाकी का खर्चा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की तरफ से होगा। अब एक सवाल यह उठ सकता है कि आगरा में स्थापित होने जा रहा यह सेंटर करेगा क्या। यह सेंटर आलू और शकरकंद की नई किस्मों के विकास के लिए काम करेगा। साथ ही ऐसी किस्में तैयार की जाएंगी जो जलवायु के लिहाज से सतत हों, डिजीज फ्री हों और साथ ही प्रोसेसिंग में भी आसान हो। देखिए, आलू को प्रोसेस करके कई तरह के उत्पाद जैसे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज इत्यादि बनाए जाते हैं। आप जानते हैं सीआईपी ने एशिया में अपना पहला रीजनल सेंटर कहां स्थापित किया था? पड़ोसी देश चीन में। साल 2017 में सीआईपी ने एशिया का पहला सेंटर चीन के बीजिंग में स्थापित किया, जो कि पूरे पूर्वी एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है। तो चीन दुनिया में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। वहीं भारत उत्पादन और उपभोग के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। भारत में आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। जाहिर है, इसीलिए सीआईपी सार्क के लिए यूपी के आगरा को ही चुना गया है। इक्वाडोर में लगी एनर्जी इमरजेंसी के बाद अल नीनो का प्रभाव अब अफ्रीका में भी देखा जा रहा है। अल नीनो के चलते अफ्रीका स्थित लेक करीबा का वाटर लेवल काफी ज्यादा गिर गया है। इसमें केवल 13% पानी रह गया है। जब भी कोई वाटर बॉडीज किसी भी वजह से न्यूज में आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लेक करीबा की लोकेशन के बारे में समझते हैं। लेक करीबा अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। एक आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित लेक है, ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम के हिसाब से इसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का दर्जा हासिल है। ये लेक जाम्बेजी नदी पर बने करीबा डैम का हिस्सा है। करीबा डैम जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों देशों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराता है। सवाल है कि वाटर लेवल इतना कम कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया है कि अल नीनो के चलते विश्व के ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान बढ़ता है और बारिश कम होती है। अफ्रीका के जाम्बेजी रीजन पर भी अल नीनो का ही असर है। इसके चलते बारिश कम हुई और लेक का वाटर लेवल गिर गया। अप्रैल 2024 के आंकड़े बताते हैं कि लेक करीबा में अपनी कैपेसिटी की तुलना में केवल 13.52% पानी ही मौजूद है। लास्ट ईयर लेक में 21.94% पानी था। अभी तक सबसे कम वाटर लेवल साल 2015 में केवल 12% देखा गया है। ये तो हुई लेक करीबा में कम वाटर लेवल की बात। अब हम जानते हैं कि इसका असर क्या होगा। देखिए, इंसान हो या फिर जानवर, दोनों ही नेचर पर डिपेंड करते हैं। लेक में कम होते पानी का असर उस एरिया में बसने वाले लोगों और वन्य जीवन पर दिखाई देगा। सबसे पहला असर पड़ेगा लोगों की आजीविका पर। लेक में पानी कम होने से मछलियां भी कम हो जाती हैं। उस क्षेत्र के कई लोग मछलियों के जरिए ही अपनी आजीविका चलाते हैं।
मछलियां कम होने से आजीविका के साधन कम हो जाएंगे। दूसरा असर होगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर। वाटर लेवल कम होने से जानवर पानी के लिए उन इलाकों में घुस जाएंगे जहां इंसानी आबादी रहती है। तीसरा असर टूरिज्म यानी पर्यटन पर। पानी कम होने से वाइल्ड लाइफ में कमी आएगी, जिसका सीधा सीधा असर टूरिज्म पर आएगा। लोग इस क्षेत्र में मुख्य रूप से फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए आते हैं। एक चौथा असर पोचिंग यानी जानवरों के शिकार के मामले बढ़ने के तौर पर भी आ सकता है। वाटर लेवल कम होने से लोगों की आजीविका सीमित होगी, तो आय के अन्य साधन के तौर पर जानवरों के शिकार के मामले बढ़ सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इन देशों के सरकारों को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स की माने तो इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक साधन जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर काम किया जाना चाहिए। इससे इस क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और लोगों को आजीविका के साधन भी हासिल होंगे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2022 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, पश्चिम अफ्रीका की कौन सी एक झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? लेक विक्टोरिया, लेक फागुबिन, लेक ओगुटा या फिर लेक वोल्टा? सही जवाब है विकल्प बी। दुनिया भर में योग को पॉपुलर करवाने वाले बाबा रामदेव मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यानी भ्रामक विज्ञापनों के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आड़े हाथों लिया। आईएमए को सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया, ये जानने से पहले एक बार बाबा रामदेव के पतंजलि केस को रिकॉल कर लेते हैं। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ केस किया था। आईएमए का कहना था कि पतंजलि ने कोविड के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के खिलाफ लोगों में झूठी अफवाहें फैलाई और कुछ बीमारियों को ठीक करने का दावा किया। पतंजलि ने एलोपैथी के खिलाफ बाकायदा एक एड निकलवाया था। इस पर कोर्ट ने पतंजलि को ऐसी हरकतों से बाज आने के लिए कहा। इस साल की शुरुआत में पतंजलि फिर से ऐसे ही दावे कर रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पेश हुए। सुनवाई शुरू होते ही बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम कोर्ट से माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि आप दिल से माफी मांगना चाहते हैं। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईएमए के सामने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर्स मरीजों को महंगी और गैर जरूरी दवाएं रिकमेंड करते हैं। कोर्ट ने आईएमए को डॉक्टर्स के तमाम अनैतिक कार्यों के मामले को भी उठाया। कोर्ट ने हालिया नेस्ले कंपनी के मामले को भी टारगेट किया। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाइसेंसिंग अधिकारियों को मामले में पार्टी बनाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले 3 सालों में भ्रामक विज्ञापनों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारत में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसका गठन 1928 में हुआ था। आईएमए 1946 में बने वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में संस्थापक सदस्य है। अब आपके लिए एक सवाल है, बताइए भारत में हेल्थ यानी स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी एनडीएस 2024 जारी की है। इसमें भारत को टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर का दर्जा दिया गया है। रणनीति में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक सहयोग के महत्व को हाईलाइट किया गया है। रणनीति के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के सहयोग में भारत के रोल को महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह में साथ हैं। क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जापान और यूएसए भी शामिल हैं। क्वाड के देश इंडो पैसिफिक रीजन में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए साथ आए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए सीएसपी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की गई है। साथ ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हुआ। 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर हस्ताक्षर हुए हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। पहला अंतर्राष्ट्रीय रेनबो पर्यटन सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में सेक्सुअल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक डेस्टिनेशन प्रदान करना है। इस सम्मेलन को एक गैर सरकारी संगठन माइको पहचान द्वारा नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आयोजित किया गया। यह सम्मेलन नेपाल को एलजीबीटी के लिए अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेगा।
पौंडीचेरी विज्ञान मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों के लिए समूह ने जीरो शैडो घटना का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। यह घटना तब घटित होती है जब एक विशेष अक्षांश पर सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की परछाई उसके ठीक नीचे बनती है पर दिखाई नहीं देती, जो जीरो शैडो मूवमेंट को दिखाती है। यह घटना वर्ष में 2 बार होती है। इसे जीरो शैडो डे के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष तौर पर उन स्थानों पर घटित होती है जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित होते हैं। प्रसिद्ध बांग्लादेशी सिंगर रिजवाना चौधरी को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रिजवाना चौधरी को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे बांग्लादेश की एक प्रोफेशनल सिंगर और रविंद्र संगीत की एक डिवोटेड प्रैक्टिशनर हैं। यह पुरस्कार सीमाओं के पार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ा है। WMO के अनुसार 2023 में एशिया दुनिया की आपदा राजधानी बनकर उभरा है। इसके पीछे कारण एशिया विश्व में सबसे ज्यादा आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र रहा। यहाँ बाढ़ और चक्रवाती तूफान के चलते 2023 में बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और आर्थिक नुकसान हुआ। WMO ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 नाम की एक रिपोर्ट में इसकी चर्चा की है। प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसे विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 2010 में संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इसे मनाए जाने के पीछे उद्देश्य लोगों को भाषा से जुड़े इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना है। यह विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसका उपयोग व्यवसाय, विज्ञान और टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में संचार के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं खेल से जुड़ी हुई कुछ खबरें। यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। भारत ने टूर्नामेंट में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 10 पदक जीते। पिकल बॉल टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन का मिला जुला रूप है। इसे बैडमिंटन की तरह कोर्ट पर खेला जाता है। यह टेबल टेनिस की तरह दिखने वाला पैडल और छेद वाली प्लास्टिक की बॉल से खेला जाता है। भारतीय खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने प्रोफेशनल स्क्वैश से रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने 21 वर्षों के अपने लंबे करियर में 10 PSA खिताब जीते। इसके अलावा उन्होंने कई एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीते हैं। वे दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी रहे हैं। यदि स्क्वैश की बात करें तो टेनिस की तरह स्क्वैश भी रैकेट और बॉल से खेला जाता है। यह आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा होता है। यूकी भांबरी ने ATP टूर का दूसरा खिताब जीता। उन्होंने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप 2024 को अपने नाम किया तथा इस चैंपियनशिप को जीतने वाले वे पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के साथ वे पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग 56वें स्थान पर भी पहुंच गए हैं। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेक करीबा स्थित है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थित है? पेरू, बीजिंग, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या फिर 16 सितंबर? सही जवाब है विकल्प ए यानी 22 अप्रैल। अगला प्रश्न था, यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होने वाला महाद्वीप है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। और सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन को PDF में हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है, वहां से ले सकते हैं। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।